गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लाया हूँ जिसका नाम है इंडियन ड्रेनेज सिस्टम। उससे पहले हम देखेंगे थोड़ा लास्ट वीडियो में थोड़ा करेक्शन करना था इंडिया की जियोग्राफिकल लोकेशन के बारे में। तो हम देखते हैं लैटिट्यूडनल लोकेशन क्या और लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन थोड़ा वैल्यूज़ में डिफरेंस आ गया, तो उसके बारे में हम थोड़ा करेक्शन करना चाहेंगे। तो इंडिया की लैटिट्यूडनल लोकेशन है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये तो हो गई हमारी लैटिट्यूडल लोकेशन। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन की। तो इसका हम देखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट टू 95 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट। ये हो गई हमारी लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन ऑफ इंडिया। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो का नाम है इंडियन ड्रेनेज सिस्टम। इंडियन ड्रेनेज सिस्टम इसमें हम पढ़ेंगे कैसे इंडिया की जो नदियाँ हैं उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, कैसे उनका विकास हुआ, कहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई, पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे इसमें इंडियन ड्रेनेज सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि हमारे भारत में किस किस प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं और कहाँ पर ये नदियाँ पाई जाती हैं। तो हम थोड़ा शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा करेंगे इंडियन ड्रेनेज सिस्टम। यहाँ पे पहले सहायक नदी होती है, डिस्ट्रीब्यूटरी नदी, हुगली नदी को बोलते हैं, ये वेस्ट बंगाल में पाई जाती है। पूर्ववर्ती नदियाँ हिमालय से जो पहले की नदियाँ बनी थी उन्हें पूर्ववर्ती नदियों के नाम से जानते हैं। अनुवर्ती नदियाँ जो हिमालय के जो बाद में बनी थी अनुवर्ती नदियाँ जैसे गंगा यमुना और ये सब अनुवर्ती नदियों में आएंगी। अब हिमालय के पास कहते हैं पहले तैतीस सागर था हिमालय के पास। इंडियन ड्रेनेज सिस्टम अब शुरू करते हैं। इंडियन ड्रेनेज सिस्टम में हम दो भागों में बांटते हैं नदियों को। फर्स्ट ऑफ ऑल हिमालयी नदियाँ और दूसरी पेनिनसुलर रिवर्स, प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालयन रिवर्स में हम देखेंगे इंडस ड्रेनेज सिस्टम, गंगा ड्रेनेज सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम। वहीं पर हम बात करें प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में, इसमें हम देखेंगे यहाँ पे भी सब डिवीजन पाए गए जैसे ईस्ट फ्लोइंग रिवर, वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ईस्ट फ्लोइंग में आते हैं नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती रिवर ये ईस्ट फ्लोइंग नदियाँ। वहीं पे ईस्ट फ्लोइंग नदियाँ में आते हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। वहीं पे वेस्ट फ्लोइंग रिवर में आते हैं नर्मदा और ताप्ती। हिमालयन नदियाँ मेंडस फॉर्मेशन करती हैं, पेनिनसुलर रिवर मेंडस फॉर्मेशन नहीं करती। वहीं मेंडस की बात करें, मेंडस जब कोई नदी एक ऐसे करके बहती है सांप के आकार में तो उसे मेंडस कहते हैं। ये हिमालयन नदियाँ फॉर्मेशन करती हैं। हिमालयन नदियों को हम पेरिनल रिवर भी बोलते हैं। पेरिनल रिवर मतलब कि 12 माही नदियाँ। इन नदियों में 12 महीने पूरा जल भरा रहता है। हम थोड़ा डिटेल में बात कर लेंगे। सबसे पहले हिमालयन रिवर्स के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, फिर पेनिनसुलर रिवर के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। हिमालय रिवर्स में हम इंडस ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पहले पढ़ते हैं। इंडस ड्रेनेज सिस्टम तो थोड़ा इंडिया के मैप में देखते हैं कैसे यहाँ पर नदियाँ पाई जाती हैं। इंडस ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ इंडस रिवर की फॉर्मेशन तिब्बत के पास, चाइना को हम पहले तिब्बत के नाम से जानते थे, ताइबेट, तिब्बत के पास यहाँ पे चेमा युंगडुंग ग्लेशियर पाए जाते हैं। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से ये नदी ऐसे बहती है, ये भारत में ऐसे एंटर करती है और ये अरेबियन सी में लास्ट में मिल जाती है पाकिस्तान में होती हुई। तो इस इंडस रिवर सिस्टम सिंधु नदी का उद्गम यहीं से होता है। और हम यहाँ के इसकी सहायक नदियों की बात करें तो सबसे पहले इसकी सहायक नदी होगी झेलम रिवर, फिर होगी चेनाब रिवर, फिर होगी रावी रिवर, फिर
सतलज, सॉरी, फिर होगी ब्यास रिवर और फिर होगी सतलज रिवर। ये 5 नदियाँ सिंधु रिवर की सहायक नदियाँ हैं। तो सबसे पहले हम इन नदियों के फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं, कहाँ से इन नदियों का विकास हुआ। इंडस रिवर का उद्गम चेमायोंगडोंग ग्लेशियर से हुआ। और इंडस रिवर के राइट साइड में 4 नदियाँ बहती हैं, जैसे काबुल, या इंडस रिवर का ये राइट साइड होगा और ये लेफ्ट साइड होगा। तो राइट साइड में 4 नदियाँ बहती हैं, काबुल, कुर्रम, तोची और गोमल रिवर। ये इंडस रिवर के राइट साइड में बहती हैं। और वहीं पे हम बात करें इंडस रिवर के लेफ्ट में, तो यहाँ पे 5 नदियाँ जैसे पहले बताए थे, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ये एक एग्जाम में पूछते हैं कि इनका सीक्वेंस क्या है। इंडस रिवर के लेफ्ट में जो नदियाँ बहती हैं वहाँ का सीक्वेंस क्या है, तो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। अब झेलम नदी की उत्पत्ति कैसे हुई, चेनाब की उत्पत्ति कैसे, ब्यास, सतलज, ये हम आगे पढ़ते हैं। और वहीं पे हम बात करें कि इंडस रिवर की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो हम चेनाब नदी को कहेंगे। ये चेनाब नदी में झेलम नदी आके मिलती है पाकिस्तान में, वहीं पे रावी नदी में यहीं पे मिलती है, और ब्यास नदी, सतलज नदी आपस में मिलती हैं। और लास्ट में अरेबियन सी के पास, मुल्तान के पास, कराची में ये दोनों नदियाँ मिल जाती हैं। तो इंडस रिवर की अब सहायक नदियों के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। उससे पहले हम इंडस वाटर एकॉर्ड के बारे में हम बताते हैं, इसमें क्या क्या कैसे समझौता हुआ, क्या हुआ। तो इंडस वाटर एकॉर्ड ये था कि 1960 में इसका समझौता किया गया था। इसमें यह डिसाइड किया गया था कि इस नदियों का पानी पाकिस्तान को कितना मिलेगा और इंडिया को कितना मिलेगा। तो पाकिस्तान को सिंधस, झेलम, चेनाब का 80% वाटर पाकिस्तान को मिलता है, वहीं पर 20% वाटर इन नदियों का भारत को मिलता है। वहीं पर हम ईस्ट रिवर की बात करें, रावी, ब्यास, सतलज, इन रिवर का 80% वाटर इंडिया को मिलता है और 20% वाटर पाकिस्तान को मिलता है। ये इंडस वाटर एकॉर्ड है जो 1960 में इसे पारित किया गया था, लागू किया गया था। थोड़ा हम इंडस रिवर के बारे में बात करते हैं। इंडस रिवर की लेंथ है 2880 किलोमीटर। ये भारतीय सब कॉन्टिनेंट की दूसरी नंबर की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। इंडस रिवर के राइट साइड में कुर्रम, तोची, काबुल आदि नदियाँ बहती हैं, जिसमें काबुल नदी है वो सबसे बड़ी नदी है। सिंधु नदी के लेफ्ट में नदियाँ हैं, उसे हम पश्च नदी के नाम से जानते हैं। वही झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये 5 प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं। और हम वर्ल्ड की नदियों की बात करें तो अमेजन रिवर है, वो लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की, वाटर वेस्ट। इसकी लंबाई करीबन 6400 किलोमीटर है, अमेजॉन रिवर की लंबाई। और वहीं भी हम नाइल रिवर की बात करें, ये भी लॉन्गेस्ट है, ये एरिया वाइज लंबी है, इसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है, वर्ल्ड की। हम बात करते हैं इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी रिवर के बारे में। तो झेलम नदी की उत्पत्ति जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से हुई है। बुलर झील इस नदी पर स्थित है। बुलर झील को हम मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहते हैं। मीठे पानी एक टाइप का होता है कि फ्रेश वाटर जो पीने योग्य हो, जिससे हम पी सकते हैं। वैसे मोस्टली नदियाँ होती हैं उनका खारा पानी होता है, समुद्र का भी खारा पानी होता है, तो हम उन्हें उससे पी नहीं सकते हैं। मीठे पानी से यही तात्पर्य है। बुलर लेक इस नदी पर स्थित है। पंजाब में चेनाब नदी से मिलने से पहले झेलम नदी पर मांगला बांध का निर्माण किया गया है। मांगला डैम का निर्माण किया गया है झेलम नदी से मिलने से पहले। वहीं पीओके की कैपिटल मुजफ्फराबाद से मीरपुर तक झेलम नदी इंडिया और पाकिस्तान की सीमा बनाती है। ये इतनी बड़ी नदी है कि ये एक बॉर्डर के रूप में भी काम करती है, जो पीओके कैपिटल मुजफ्फराबाद और मीरपुर के बीच बॉर्डर डिसाइड करती है। तुलबुल बांध परियोजना इसी नदी पर स्थित है। अब चेनाब नदी की बात करें, चेनाब नदी की हिमाचल प्रदेश के बारालाचाला ग्लेशियर से हुई। हिमाचल प्रदेश, ये यहाँ पे कहीं
ये यहाँ पे होगा हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे एक बारालाचाला ग्लेशियर का नाम है, वहीं से हिमाचल प्रदेश की में चेनाब नदी की उत्पत्ति हुई। हिमाचल बारालाचाला दर्रे से दो प्रकार की धाराएं बहती हैं, चंद्र और भागा। भागा रिवर की दो नदी बहती हैं। जब ये दोनों नदियाँ जम्मू कश्मीर में जाकर मिलती हैं तो इसे चेनाब नदी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर इस नदी की दो धाराएं हैं, चंद्र और भागा, जिसके मिलने पर चेनाब नदी का फॉर्मेशन होता है। चेनाब नदी जम्मू कश्मीर में हम कहते हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा नदी के नाम से जानते हैं। सिंधु नदी के मिलने की यह सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये चेनाब की दो वही शाखाएं चंद्र और भागा रिवर। यहाँ चेनाब नदी के ऊपर सलाल दुलहस्ती बगलीहार प्रोजेक्ट इसी नदी पर बनाई गई हैं और डैम का निर्माण भी यहीं पे हुआ है। अब रावी रिवर की बात करें। रावी रिवर हिमाचल प्रदेश की रोहतांग दर्रे से हुई। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से हुई। दर्रे का मतलब ये है कि पास है। जब दो पहाड़ों को काट कर बीच में आने जाने का आवागमन का रास्ता बनाते हैं तो उसको हम पास से दर्रा बोलते हैं। इस नदी पर रंजीत सागर बांध इस नदी पर स्थित है। रणजीत बांध इस नदी पर स्थित है। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा साहेबपुर कांडी बांध का निर्माण इसी नदी पर हुआ। यह अंतिम तौर पर चेनाब नदी में मिल जाती है। रावी रिवर की बात करें तो ये अंतिम तौर पर चेनाब नदी पर मिल जाती है और वहीं पर साहेबपुर कांडी बांध का निर्माण भी इसी नदी पर हुआ है। इस नदी पर अगर साहेबपुर कांडी बांध बनेगा तो इससे पाकिस्तान को बहुत ही नुकसान होगा, क्योंकि वहाँ पर रावी रिवर का जो 80% पानी है वो तो भारत यूज़ करता है। अगर उससे 20% पानी पाकिस्तान को देता है, वहीं पर 20% का भी और परसेंट अगर पानी पाकिस्तान को मिले तो उससे और भी नुकसान होगा। वहीं पर हम ब्यास रिवर की बात करें। ब्यास रिवर हिमाचल प्रदेश के ब्यास कुंड से होता है। कुल्लू मनाली हिल स्टेशन वो ब्यास रिवर के किनारे स्थित हैं। पंजाब में यह नदी हिमाचल प्रदेश से इसका उत्पत्ति ऑरिजिन होता है और वहीं पर यह बहती हुई जब पंजाब में सतलज नदी पर मिलती है। जब सतलज नदी से मिलती है तो दो नदियों के मिलने के स्थान पर एक बांध का निर्माण किया जाता है, जैसे हरिके डैम का निर्माण किया गया, जहाँ से इंडिया की सबसे बड़ी नहर, इंडिया की आप वर्ल्ड की कह सकते हैं सबसे बड़ी नहर कैनाल इंदिरा गांधी कैनाल भी इसी नदी के द्वारा निकाली गई है। इंदिरा गांधी नहर इसी नदी के किनारे से निकाली गई है। यह भारत की सबसे लंबी नहर है, जिसकी लंबाई 649 किलोमीटर है और इस नदी पर जो हरिके बांध बना है उसका यूज हम कई राज्यों को सिंचाई के रूप में यूज करते हैं, जिसमें राजस्थान का सबसे प्रमुख जिला श्री गंगानगर जिले में इस हरिके बांध का पानी की सुविधा से खेतों में कृषि करने में लाभदायक सिद्ध होगा। और वहीं पर हम सतलज नदी की बात करें। सतलज नदी यहाँ पर थोड़ा मैप में देखते हैं। सतलज नदी जो तिब्बत में मानसरोवर है, ये मानसरोवर तिब्बत का है। वहीं पर सतलज नदी राक्षस ताल के निकट से यहाँ पे उत्पन्न होती है, ऑरिजिन होती है। राक्षस ताल के निकट ग्लेशियर है, वहीं से ऑरिजिन होती है और यह इंडिया में सिपकीला पास के थ्रू एंटर करती है। सिपकीला पास के थ्रू यह भारत में एंटर करती है। मानसरोवर झील के निकट इस नदी को राक्षस ताल झील के निकट इस नदी का उद्गम राक्षस ताल या राक्षस ताल से होता है। वहीं पे बात करें कि यह भारत में कहाँ एंटर करती है। सिपकीला पास से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। पाकिस्तान के मुल्तान शहर के पास यह नदी इंदस रिवर में मिल जाती है पूर्ण रूप से। तो इस नदी के किनारे भांगड़ा नागल परियोजना या भांगड़ा नागल डैम है, वह सतलज नदी के किनारे बनाया गया है। सतलज नदी के किनारे एक आर्टिफिशियल लेक का निर्माण हुआ, जिसे गोविंद सागर आर्टिफिशियल लेक भी कहते हैं। जिससे कि इस नदी पर जो डैम भांगड़ा नागल डैम बनाया गया है उससे हमारे देश में पंजाब
पंजाब, यूपी, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से में सिंचाई के लिए काफ़ी योगदान प्राप्त हुआ है।